हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग। तो आज आपका स्वागत है एक नए वीडियो जिसमें हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस। ठीक है, पीवाईक्यूज करेंगे। जितने क्वेश्चन आ चुके हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं, ऐसा क्यों। अब ध्यान से देखो बेटा, संक्रमण तत्व हम किसे बोलते हैं? ऐसे तत्व जिनके बाहर के दो शेल या कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, यानी कि जो nth कक्षा है और जो n-1 कक्षा है, अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगा, n-1, ये क्या होंगे बेटा, अपूर्ण होंगी। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? संक्रमण तत्व। और ये जो अपूर्ण होंगी ये उसके उदासीन अवस्था में हो सकती है या सबसे स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था में भी हो सकती है। अब ध्यान समझते हैं क्या है भाई। देखो इधर, अगर आप स्कैंडियम को ध्यान से देखो तो स्कैंडियम जो होता है वो होता है लास्ट में बेटा, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगा बताओ? ऑर्गन 3D1 4s2 आएगा। बोलो क्लियर है? या आप कहोगे सर 4s2 पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आज एक बात मुझे बताओ, अगर मैं स्कैंडियम में +3 कर दूं, क्या कर दूं भाई, स्कैंडियम +3, या नहीं भी करूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या 4s में 2 है? क्या 4s में बेटा 2 है? और 3D में कितना है बेटा? 1 है। यानी इनके जो अंदर के कक्षक हैं, बाहर वाला भी क्या है, अपूर्ण है 4s, और अंदर वाला भी क्या है बेटा, अपूर्ण है। चेक करके चेक कर सकते, देखो इधर। अरे कैसे करेंगे इसको? आर्गन 18 तक हो गया, यानी कि कहां तक हो गया बताओ, 3p6 तक हो गया, यहां तक आर्गन तक। अब उसके बाद क्या आएगा, 4s1 3D, 4s2 3D1 आएगा। अब देखो इधर 3D क्या है, देखो p में 6 है, d में कितना है, 1 है। होना कितना चाहिए बेटा, होना कितना चाहिए, s में 2, p में कितने 6 और 10 यहां 18, तो पूरा होता। तो ये क्या है, अपूर्ण है। और चौथा जो है उसमें 4s में कितना है, 2 है, तो 4p खाली होगा और 4d भी खाली होगा। यानी बाहर के दो क्या है बेटा, अपूर्ण है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, संक्रमण तत्व बोलेंगे। लेकिन अगर जिंक की बात करूं, देखो जिंक क्या होगा, जिंक बेटा होगा, अगर मैं लिखूं इसका कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आएगा, देखो इधर ये आएगा 4s2 3d10, 4s2 3d10 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको, अभी देखो ये बाहर वाला क्या है, पूर्ण है, क्योंकि 3D के पहले आपने क्या भरा होगा, आपने 3s भरा होगा, 3p भरा होगा और 3D भी भर दिया आपने। तो देखो p में 6 रहा होगा, इसमें 2, तो 6 2 8 10 कितना हो गया, 18। यानी इसका जो अंदर वाला शेल है वो क्या है, भरा हुआ है। भरा हुआ है ना बेटा, बोलो। तो क्या भरा हुआ है, इसका अंदर वाला शेल भरा हुआ है। लेकिन स्कैंडियम में अंदर वाला भरा नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो s में 2 हो गया, p में 6 हो गया और d में कितना हो गया, बोलो क्लियर है? समझ सकते हैं इस बात से। ठीक है, तो बोलो इसका आंसर क्या है बेटा। जिंक के मामले में, स्कैंडियम के मामले में 3D ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, लेकिन जिंक में क्या होता है, पूरे भरे हुए होते हैं। अब सुन लो बेटा और एक बात, जिंक CdHg, इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। जो आपका जिंक CdHg है ना, बोलो कौन से ग्रुप में आएंगे ये, 12वें। कौन से ग्रुप में आएंगे बेटा ये, 12वें या 12th ग्रुप में आते हैं। याद करो कुछ, जिंक CdHg, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2n-1d10 होता है। यानी ये कंप्लीट क्या होता है बेटा, भरे हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको हम, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, तो स्कैंडियम के मामले में क्या है बताओ, 3D ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा है, जबकि जिंक में क्या है, पूरे भरे हैं। आप याद करो, आपने पढ़ा भी होगा, 4 टाइप के एलिमेंट थे। कौन कौन से बताओ मुझे। एक थे नॉर्मल एलिमेंट या सामान्य तत्व बोलते थे। एक क्या थे बताओ बेटा, संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक को बोलते हैं। अंता किसे बोलते हैं, संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक को। और एक थे कौन, इनर्ट गैस, लास्ट वाले। याद आया कुछ? आगे चले भाई, चलो भाई। निम्न में से कौन सा आयन 3D6 इलेक्ट्रॉन विन्यास रखता है? तो बहुत सिंपल है बेटा, आपको पता है कैसे निकालोगे। निकिल कितना होता है बताओ मुझे, 28। Mn कितना होता है, 25। Fe कितना होता है बेटा, 26। कोबाल्ट कितना होता है, 27। अब सबके +3 है, तो कर लो बेटा ध्यान से, देखो इधर। तो निकिल में क्या लिखूंगा बताओ, निकिल में लिखूंगा आर्गन 18 खत्म हो गया यहां तक, 18 तक हमने भर दिया भैया। ठीक है, हमने क्या किया, 18 तक भर दिया। अब क्या करेंगे बताओ हम, 4s करेंगे 2 और 3D क्या करेंगे हम, 8। लेकिन क्या कह रहा है भैया बताओ, यहां पे क्या बोल रहा है कि
3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो देखो इधर ध्यान से, 2 यहां से जाएगा, 1 यहां से जाएगा। तो अगर मैं निकिल +3 लिखूं तो निकिल +3 बताओ क्या आएगा, बोलो भाई। 4s0 बेटा हो जाएगा और 3d क्या हो जाएगा बताओ 7। समझ में आ रहा है। Mn+3 में तो क्या हो जाएगा, देखो Mn क्या होगा, Mn का मैं कैसे लिखूंगा, पहले 25 है बेटा, तो Mn का कैसे लिखूंगा मैं, मैग्नीज का देखो इधर 18 इधर हो गया, आर्गन का बचा कितना 20 हो गया, अरे ठीक है बेटा। और 3d कितना होगा बताओ यहाँ पे 5, बट 3 निकालना भी है, 3 निकालना भी है तो निकाल दो 3 भैया। यहां से 2 जाएगा, यहां से 1 जाएगा, 1 -1, ठीक है। तो बताओ अब क्या आएगा, अब बोलो क्या आएगा। तो Mn+3 क्या आ जाएगा यहां से, Mn+3 बताओ क्या आ जाएगा यहां से, ध्यान से चेक करके बताओ मुझे। Mn+3 क्या आएगा 4s0 3d4 आएगा, बोलो क्लियर है। कह रहा है बताओ D6 किस में होगा, Fe चेक कर लें बेटा, Fe चेक कर लें, Fe चेक कर लेते हैं भाई साहब। तो देखो Fe का चेक कर लो पहले, आर्गन 18 खत्म हो गया, 4s2 भर दिया तुमने, 3d क्या करेंगे भैया 6 करेंगे। देखो अब +3 करना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गायब उड़ाने हैं, तो 2 यहां से उड़ेगा 1 यहां से उड़ेगा, तो कितना बचेगा देखो बताओ ध्यान से। तो Fe+3 क्या आ जाएगा 4s0 और 3d5, क्योंकि एक चला गया इधर से। और चेक कर लेते हैं लास्ट वाला, कोबाल्ट 27 चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट होता है भैया कितना 27, तो यह आ जाएगा 4s2 20 हो गया, 18 यहां हो गया 20 हो गया, और 3d कितना आ जाएगा बेटा 7। अब 3 उड़ाना है तो उड़ा दो भैया, 3 कौन कौन से गए देखो इधर, 2 इधर से चले गए, एस से गायब हो गए, और 1 यहां से चले गए, तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ ध्यान से देख करके। क्या कोबाल्ट +3 बेटा 4s0 और 3d कितना आएगा 6, तो क्या आपका आंसर आ गया है। अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिस बच्चे को थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है वो ढंग से कर लेगा, बोलो क्लियर है बेटा। आगे बढ़ जाए भाई, चलो भाई ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे देखते हैं। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है बट आजकल ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूं बेटा, ठीक है। देखो ध्यान सुनो इधर, कोई भी पीरियड का पूछ ले, किसी भी एलिमेंट का पूछ ले, तो एक मैं आपको तरीका बता देता हूं। हमें स्टार्ट करना है कहां से बेटा NS से, और कहां पहुंचना है NP पे। ये कैसे आप याद रखोगे बताओ मुझे। क्या कोई भी पीरियोडिक टेबल S ब्लॉक से स्टार्ट होती है और P ब्लॉक पे खत्म होती है, आप बोलोगे यस सर, सही बात है। अब मुझे बताओ, पहले NS लिख लोगे, लास्ट में NP लिख लोगे, इतना कर लोगे भाई। अब क्या करना है, अब आपको N-1D भरना है, ऐसे लिखने का तरीका। फिर आपको N-2F लिखना है, क्या लिखना है N-2F लिखना है, ठीक है बेटा। तो ये एक क्या है, ये एनर्जी लेवल है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऊर्जा स्तर है। क्या है भैया, ये ऊर्जा स्तर है। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि किसमें संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। संक्रमण का मतलब क्या हो गया, संक्रमण तत्व मतलब हो गया भैया कि वो डी ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहा है। अब बताओ मुझे, अगर कोई डी ब्लॉक का तत्व है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या डी ऑर्बिटल में जाएगा, या ना बोलो भाई, हाँ ना जल्दी बोलो भाई। चलो अब ध्यान से देखते हैं भाई साहब। तो जैसे मान लो, मैंने आप एग्जांपल आपको देता हूं सिंपल सा। मान लो मैंने बोल दिया भैया चलो डी ब्लॉक का एक एलिमेंट ले लो, मान लो आप ले लो Fe ले लो, Fe कितना होता है 26। तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम, Fe26 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो आप बोलोगे सर आर्गन 18 4s2 और 3d6, यही आ गया ना बेटा। आपने भरा क्या, देखो 4 इसके बाद में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि 4 का जो सेल नंबर है वो 3 से ज्यादा है तो बाहर आना चाहिए, लेकिन हम भरते इसको पहले हैं। उसके तरीका आप जानते होंगे, कौन सा रूल लगाते हैं भैया, N+L नियम लगाते हैं, ठीक है। चलो भाई अब आगे चलते हैं। तो सबसे जो बाह्यतम कक्षा है वो क्या है, चौथी है, और अंदर वाली इसके कौन सी है, तीसरी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अच्छा Fe का हो गया, ऐसे मान लो आप Mn का लिखो तो यहां 5 आएगा, ठीक है। Fe के बाद कोबाल्ट का यहां 7 आ जाएगा, यानी क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप NS में इसको N मान ले बेटा, तो आप NS में 2 भर दिए ना। अभी अगर N 4 है तो क्या 3n-1 होगा, तो बताओ मुझे n-1 में कितना भर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर अगर मैं स्कैंडियम से जिंक तक जाऊं तो इसमें 1 होता है, इसमें कितना होता है, D में
10 होता है। ये D1 होता है, कितना होता है, D में कितना होता है, 10 होता है। तो मैं 1 से 10 तक भर सकता हूं। कहां तक भैया, 1 से 10 तक। बोलो क्लियर है, 1 से 10 तक भर सकता हूं। तो ये क्या है, इसका संक्रमण तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप बोलोगे सर अगर 10 आ गया तो अभी आपने सिखाया था मुझे कि 10 तो जिंक का हो जाएगा, और जिंक संक्रमण तत्व बेटा नहीं है, लेकिन यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं था, तो हमें मजबूरी में क्या चूज करना पड़ा, N-1D 1 से लेकर के 10 तक। लेकिन अगर मान लो देता कि D9 तक, तो वो सबसे एक्यूरेट आंसर होता। क्यों, क्योंकि जो जिंक CDHG है वो संक्रमण तत्व नहीं है। समझ में आ रहा है। इसी क्वेश्चन मान लो 2 ऑप्शन होता, क्या होता है, एक होता है N-1D 1 से 10, एक होता है 1 से 9। तो सही कौन सा, ज्यादा सही कौन सा होता, 9 वाला। समझ में आ गया बेटा। चलो भाई आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। जर्कोनियम एंड हाफनियम के परमाणु एवं आणविक त्रिज्याएं समान है, इसका कारण है। मैं आपको सिखा चुका हूं, क्या आप जानते भी होंगे, बताओ क्या बेटा। अगर आप स्कैंडियम, एट्रियम और लैंथेनम की बात करें, ठीक है, उसके बाद ये किस ग्रुप में बेटा है, ये है आपका थर्ड ग्रुप में, है ना, थर्ड ग्रुप में है या तीसरे वर्ग में है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बताओ, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक आता है। अब देखो होता क्या है बेटा, जैसे आप लैंथेनम से आगे बढ़ोगे इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ, ठीक है, ये ध्यान समझना इधर, बहुत ध्यान से बेटा, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। कॉपर Ag और Au रटा है सब ना, जिंक Cd और Hg। अब ध्यान से देखो बेटा, जैसे आप यहां से चलोगे, देखो ध्यान से इधर, इसका परमाणु क्रमांक कितना भैया, 57। जैसे आप यहां से इधर जाओगे तो बीच में यहां क्या आ जाते हैं, आपको याद करो, यहां आते हैं भैया लैंथेनाइड एलिमेंट। कहां, यहां पे, कहां से कहां तक बताओ, Ce से Lu तक, और यहां बताओ TH से Lr तक। याद आया कुछ, याद आया कुछ। अब देखो ये जो एलिमेंट हैं, इनमें क्या होता है बेटा, इनमें होता है भैया 4f इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, भरते हैं इसमें 4f इलेक्ट्रॉन को भरते हैं हम। इनका शिल्डिंग क्या होता है बेटा, कम होता है। इनका शिल्डिंग कम होता है तो क्या होता है, जैसे 57 से यहां जाओगे ना, तो यहां 58, 58 और यहां हो जाएगा 71। तो ये क्या आ गया भैया, 72। अब ध्यान से देखो इधर, जब आप यहां से यहां गए, जब आप यहां से गए यहां गए, तो आपने क्या किया, आपने जो 14 एलिमेंट किस में आए बेटा, लेंथेनाइड में, उनका भी तो कॉन्फ़िगरेशन इधर इसके पहले लिखा होगा। यानी होता क्या है, ध्यान सुनो इधर बेटा, जब हम यहां से यहां जाते हैं तो बेसिकली क्या होते हैं, 14 एलिमेंट कौन से आते हैं, लेंथेनाइड वाले, ठीक है। और क्योंकि लेंथेनाइड में हम भरते हैं 4f इलेक्ट्रॉन, और जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनका जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है, क्या होता है बेटा, शिल्डिंग, वो बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है बेटा, आप जानते हो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा थोड़ा सा बढ़ा और जेड बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक का अंतर ज्यादा हो गया ना बेटा। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो क्या होता है बेटा, जर्कोनियम, जब आप यहां से यहां जाओगे तो साइज बढ़ेगा, लेकिन यहां पे साइज क्या हो जाएगा, समान सबका। याद रखना बेटा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैंने इसके वन शॉट में सब अच्छे से समझाया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं आप। तो कहने का मतलब क्या है, जर्कोनियम हाफनियम दे दे, NbTA दे दे, मोलिब्डेनम टंगस्टन दे दे, ये तो जेई में पूछ चुका है। कौन सा वाला, AgAu वाला है ना, ये जेई में पूछ चुका है, ये भी जेई में पूछ चुका है मेंस के अंदर। तो कुछ भी पूछ सकता है बेटा, ठीक है। तो इस बार उसने क्या दिया था, 21 में JR, JR और HF दिया था। कल को ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। इन सबका कारण क्या है बेटा, लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड आकुंचन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रहेगा। तो ये बस आप याद करके जाना कि इन सबके रेडियस लगभग लगभग क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। याद रहेगा। आगे चलें भाई, आगे चलते हैं। ये भी प्यारा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन भी प्यारा है, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है गलत कथन को पहचानना आपको। गलत मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ के इसका आंसर बता दो, कौन बताएगा। कह रहा है भैया पहला, संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक उनकी बहुआक्सीकरण अवस्थाओं को ग्रहण करने की क्षमता के कारण उत्प्रेरकी सक्रियता और संकुल निर्माण के लिए जाने जाते हैं। ये बात सही है। क्यों? आप जानते हैं भैया कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मतलब यही डी ब्लॉक वाले, ये बेसिकली बहुत अधिक प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। +3 भी दिखाते हैं, +2 भी दिखाते हैं, +4 भी सब दिखाते हैं। तो क्या होता है बेसिकली बेटा, इनमें उत्प्रेरण करने की क्षमता, या कह सकते हैं एज अ उत्प्रेरक, एज ए कैटलिस्ट ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो तत्व जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्वांटेशन केमिस्ट्री के अंदर, सारे के सारे जो कंपाउंड हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम था, केंद्रीय धातु परमाणु था, क्या बेटा लगभग सारे के सारे कहां के थे? डी ब्लॉक के। कहां के थे बेटा बताओ? डी ब्लॉक के। अरे पढ़ा होगा, अच्छे पढ़ा है ना, K4 FeCN6। तो Fe कहां का है? बोलो पढ़ा है कि नहीं? ये डी ब्लॉक का है कि नहीं है? तो ये बात सही है। दूसरी बात चेक करते हैं भैया, दूसरी बात चेक कर लो। दूसरी बात है कि अंतराकाशीय यौगिक होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल जालकों के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे HC या N के फंसने पर बनते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आप जानते होंगे, कैसे बनते हैं मुझे बताओ। तो आप ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको बता देता हूं ध्यान से। मान लो भैया ये क्या है? टाइटेनियम। क्या है बेटा? ये टाइटेनियम के सारे पार्टिकल पड़े हुए हैं, है ना, ये क्रिस्टल के अंदर। बेटा क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे? बीच में जो छोटे आकार के एलिमेंट है, जैसे मान लो कार्बन है, क्या है बेटा? कार्बन आके फंस जाएगा। तो इससे क्या होगा? अब ये बन जाएगा टाइटेनियम कार्बाइड। अब हुआ क्या? हुआ क्या? ध्यान से देखो इधर। बेसिकली क्या हुआ, जब ये अंतराकाशीय यौगिक बन गए, ठीक है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो आगे क्वेश्चन में हम कवर करेंगे। तो इनको बोलते हैं अंतराकाशीय यौगिक। कुछ बातें जान लो इसके बारे में। जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, और ये बहुत कठोर हो जाते हैं, है ना, हीरे के आसपास पहुंच जाते हैं कठोरता में। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तीसरा बात है भैया क्या, क्रोमियम में की CrO4 और Cr2O7 में उपचयन अवस्थाएं समान नहीं है। इसका मतलब है भैया क्या इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो समान है कि नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं भैया। CrO4-2 देखो कैसे बनेगा, CrO4-2, तो Cr के पास 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ -1 और यहाँ -1। अब मुझे बताओ इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, जल्दी से बताओ भाई। तो आप बोलोगे सर इधर जाएगा -2, डबल बॉन्ड है तो यहाँ +2, यहाँ -2 तो यहाँ पे +2, यहाँ -1 तो यहाँ पे +1, -1 यहाँ पे क्या +1, कितने प्लस हो गए? 2 2 4 2 6। तो क्या यहाँ पे क्रोमियम जो है वो बेटा +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है? आप बोलोगे यस सर। दूसरा चेक करते हैं भैया कौन सा है, Cr2O7। तो साथ साथ हम इसकी संरचना बनाना भी सीख जा रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से। यहाँ पे हमने लिखा भैया क्या, Cr, इधर लिखा Cr, बीच में क्या ले लिया मैंने, ऑक्सीजन। अब 7 थे तो एक गया, कितने बचे बताओ? 6 बचे बेटा। 2 2 यहां लगा दो और एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, इस पे माइनस, इस पे माइनस। अब मुझे बताओ यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने सिखाया है। कैसे? देखो ध्यान से बेटा, इधर ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, -2 यहाँ पे +2, -1 +1 और इसका -1 यहाँ पे +1। किस पे? क्रोमियम पे। तो 2 2 4 2 6 हो गए भैया। क्या यहां भी बेटा +6 आ रहा है? ध्यान से देख के बताओ। तो दोनों में क्या आ रहा है भैया? +6। इसमें भी क्या आ रहा है? यहाँ पे +6 आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया इन दोनों में जो क्रोमियम है उसमें दोनों में उपचयन अवस्थाएं समान होती हैं। बट भाई साहब क्या कह रहे हैं, समान नहीं है। तो हमने क्या किया, आंसर पा लिया। हमने क्या किया, आंसर पा लिया। बोलो क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ये प्यारा क्वेश्चन है कि भाई देखो क्या क्वेश्चन है, क्रोमियम के लिए केवल प्रचक्रण चुंबी के आघूर्ण का मान बताओ। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है?
इसका फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू होता है सर अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, और बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट होती है, ठीक है। जहां पे एन क्या है बताओ, एन है भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या है बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बहुत सारे क्वेश्चन आए यहां से, ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कुछ समझ में आ रहा है बेटा आपको, बोलो हाँ ना बोलो भाई जल्दी से, संख्या। अब मुझे बताओ, क्रोमियम प्लस टू की बात कर रहा है, देखो बेटा क्रोमियम प्लस टू मतलब क्या हो गया, क्या क्रोमियम बेटा 24 होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि सर ये 3d5 4s1 होता है, याद आया कुछ, याद आया कुछ, ये क्या था बताए थे, एक्सेप्शन होता है। तो प्लस टू का मतलब क्या हो गया, प्लस टू ये तो हो गया भैया क्रोमियम, ये क्या हो गया आपका, ये तो आपका हो गया क्रोमियम, ठीक है, ये क्या हो गया आपका क्रोमियम, है ना, यहां लिख लो आर्गन 18। अब मैं बात करूं क्रोमियम प्लस टू, तो बताओ क्या हो जाएगा, क्रोमियम प्लस टू मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और एक यहां पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, क्रोमियम प्लस टू क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर आर्गन 18 हो गया, दो गायब हो गए, एक यहां से और एक यहां से गायब हो गए, तो क्या आ गया ये 3d4 4s0। अब बताओ 3d4 और क्या आ गया 4s बेटा 0। अब ध्यान से देख के बताओ, ध्यान पे देख के बताओ, d4 का मतलब क्या हो गया, d में कितने होते हैं भैया 5 आ सकते हैं d के अंदर, लेकिन यहां पे तो 4 ही है सर, तो कोई बात नहीं 4 भर देंगे। तो कैसे भरेंगे, देखो इधर 1 2 3 4 5, क्या 5 कक्षक होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, बोलो याद आ रहा है कुछ, तो क्या करेंगे 4 भर दिया हमने। तो यहां बताओ मुझे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो बोलोगे सर 4। तो अगर मैं इसमें उसकी वैल्यू रखूं n की वैल्यू, तो बताओ क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो यहां पे, अगर मैं n की वैल्यू रखूं तो क्या आ जाएगा, म्यू कितना आ जाएगा बताओ, 4 इंटू 4 प्लस 2 6 इंटू 4, तो क्या बेटा √24 बोहर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा, बोलो क्लियर है। सॉल्व करो तो वैल्यू कितनी आएगी 4.90। अब एक बेहतरीन सा ट्रिक बता रहा हूं आपको, क्या आपको बस क्या गिनना है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का संख्या, है ना, इलेक्ट्रॉन्स नंबर आप पता कर लो कितने अयुग्मित हैं, कौन से हैं ये भैया अनपेयर्ड, कौन से हैं ये अनपेयर्ड। अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर जान जाएं तो क्या होगा, आप उसका म्यू बता सकते हैं। जैसे अगर मान लो नंबर आ गया 1, तो म्यू कितना आएगा बेटा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, 2 तो म्यू आएगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, 3 तो म्यू आएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, और 4 पे क्या आएगा भैया 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, 5 पे क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग समथिंग। देखो यहाँ पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए थे, तो बोलोगे सर 4 आए थे, तो क्या 4 पे क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, 4 पॉइंट समथिंग यानी 4.9। ये सिंपल सा ट्रिक है निकालने का, ठीक है भाई, रटना नहीं है बस हमको, है ना, वैल्यू याद नहीं करनी है। आगे चलें बेटा, अब ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, SW है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा वाला, कौन सा वाला, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2, सारे वैल्यू आप निकाल लोगे। तो यहां पे तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कर लोगे भाई SW। आगे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन क्या है बताओ भैया, कह रहा चुंबकीय आघूर्ण 2.82 बीएम किस में होता है, अब बोल दिया ना 2.82, इसका मतलब 2.84, इसका मतलब क्या हो गया, आगे 2 लिखा हुआ है, तो हमें क्या पहचानना है, हमें निकालना है भैया कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में है, बस खत्म। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण में आगे उतनी नंबर आएंगे। 2.84 इसका मतलब क्या होगा भैया, हमें क्या निकालना है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, खत्म। कर लोगे घर से, बताओ भैया, दे दूं SW पक्का, चलो कर लेना इसको, कर पाओगे इनका, टाइटेनियम निकिल क्रोमियम कोबाल्ट, ठीक है कर लेना। आगे चले, आगे निम्न कथनों में से कौन सा अंतराकाशीय यौगिकों के लिए सही नहीं है। देखो बेटा अभी बताया था मैंने, इसे बोलते हैं अंतराकाशीय यौगिक, अभी सिखा रहा था ना मैंने आपको। टाइटेनियम मान लो है, और मैंने क्या बोला भैया, बीच में कौन फंस गया कार्बन, तो फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा इसका, टाइटेनियम का भाई, ठीक है। अब इनके बारे में ये सारे के सारे इसके प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, नीट के अंदर भी और जेई के अंदर भी, ठीक है। कुछ पॉइंट को चेंज करता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान सुनना ध्यान से इधर। पहला है कि इनकी धात्विक चालकता बनी रहती है, देखो इसका कारण क्या है बेटा, ये बात सही है, क्यों क्यों बनी रहती है, क्योंकि भैया ये मेटल है, क्या है ये मेटल है,
और अगर थोड़े मोड़े कार्बन आ भी गए तो क्या उसके मेटालिक कंडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, अभी घूम रहे हैं मेटल के अंदर, ठीक है, बात सही है। दूसरा, ये रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं, ये बात गलत है। ये क्या होते हैं बेटा? अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं ये? अक्रिय होते हैं। ये याद रखना, कई बार पूछा हुआ है जेई में भी यही सेम लाइन। ये क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। यानी गलत कौन सा है बताओ? ये वाला गलत मिल गया हमें। आगे चलते हैं। ये शुद्ध धातु की तुलना में अधिक कठोर होते हैं, बात सही है। और कुछ तो क्या होते हैं बेटा? कुछ तो क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं कि टाइटेनियम और टीआईसी में ज्यादा कठोर कौन सा है, तो बेटा ज्यादा कठोर कौन सा? ये वाला है, ये वाला। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कठोरता में हीरे के आसपास पहुंच जाते हैं, डायमंड के जितना कठोर, सोच सकते हो आप। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इनका गलनांक शुद्ध धातुओं से अधिक होता है। यार सिंपल सी बात है, जब ये कठोर हो जाएंगे यानी बॉन्डिंग इनकी और तगड़ी हो जाएगी, अबट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो मुझे ध्यान से बताओ, क्या उनको तोड़ना, गलाना, पिघलाना आसान होगा क्या? नहीं ना। तो ये बात भी सही है। तो गलत कौन सा बात था? ये रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। क्या होते हैं बेटा? ये अक्रिय होते हैं। आगे चले भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस मिश्र धातु की पहचान कीजिए जिसमें एक अवयव के रूप में अधातु विद्यमान है। अधातु का मतलब क्या है? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब, ठीक है भैया, चेक कर लेते हैं। अब इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, किसमें क्या होता है। तो देखो, इनवर में बेटा क्या होता है? इसमें होता है निकिल के साथ Fe, समझ में आ रहा है। स्टील में देखो क्या होता है, इसमें होता है भैया Fe निकिल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन। ये क्या है? अधातु है। ये क्या है बेटा? अधातु है। यही क्वेश्चन पूछा था, हो गया आंसर, सही हो गया। बेल मेटल को बोलते हैं बेटा ब्रास। क्या बोलते हैं इसको? ब्रास। और ब्रास में बताओ क्या होता है? ब्रास में क्या होता है बताओ? ब्रास में होता है कॉपर के साथ जिंक, ठीक है। और एक है ब्रॉन्ज जिसे बोलते हैं कांसा, उनमें कॉपर के साथ क्या होता है भैया? Sn। क्या होता है? Sn। याद रख लोगे इसको, तुम इसको ऐसे याद कर दो, कैसे कर सकते हो? Sn का मतलब क्या है? टिन। क्या इसको सन पढ़ सकते हो हम? सन मतलब बेटा। तो एक बाप अपने बेटे से बोल रहा है बेटा ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आओ। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। आपने पढ़ा होगा ना ब्रॉन्ज मेडल? अरे पढ़ा है, बोलो भाई। क्या जानते हो ब्रॉन्ज मेडल के बारे में? गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, याद कर लोगे ना इसको। तो Sn कहां है भैया? ब्रॉन्ज में। तो जिंक कहां हो जाएगा बताओ? बेल मेटल में। क्लियर है? आगे चलें भाई। निम्न में से कौन सा युग्म समान आकार रखता है? वही सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया, किसका? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। आंसर जल्दी बता दो भैया, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी बताओ भाई। तो आंसर क्या है? जर्कोनियम एंड हाफनियम। याद आया कुछ अभी? बाकी सब क्या है? गलत आंसर है। याद आया कुछ? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, याद आया कुछ? चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदासीन अवस्था अल्प क्षारीय अवस्था में KMnO4 KMN, बेटा MN यहां लिख लो, O4 आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीकृत करता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन, देखो इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसका कुछ कारण भी है वो बताना, यहां पे थोड़ा सा टाइम नहीं है तो सुन लो, मैं थोड़ा बहुत हिंट कर देता हूं आपको, ध्यान से करना बेटा। KMnO4 में मुझे ध्यान से देख के बताओ, बस इसको रट लेना है, रटना है इसको, ठीक है। यहां Mn+7 है बेटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं अम्लीय माध्यम कर दूं, एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम, तो बताओ अम्लीय माध्यम में क्या होगा? क्या होगा? ये सब देखो, ये क्या है भैया? एसिडिक नेचर का, +7 है। कैसा माध्यम लिया मैंने? अम्लीय। अम्लीय माध्यम में क्या होता है बेटा? क्या पीएच कम होता है? तो पीएच जब कम होता है, H+ क्या होते हैं बेटा? ज्यादा होते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है? ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन करता है अगले वाले का, जिससे रिएक्शन करवाओगे, तो अगर उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या खुद का मैक्सिमम अपचयन करेगा, रिडक्शन करेगा। तो बेटा होता क्या है? ये +7 से पहुंच जाता है Mn+2 में। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि अम्लीय माध्यम में क्या है? ये बहुत खतरनाक, लिख लो यहां पे, बहुत अधिक या कह सकते हैं मजबूत या स्ट्रांग, है ना, बहुत अधिक स्ट्रांग क्या है? ये ऑक्सीकारक है, बहुत तेजी से करता है ये। दूसरा सुन लो,
अगर हम थोड़ा सा मीडियम क्या ले रहे बेटा, न्यूट्रल, क्या ले रहे भैया, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में क्या होगा, उदासीन लिख दो हिंदी में, उदासीन में क्या होगा, अब उदासीन में H प्लस थोड़े से क्या हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे भैया, H प्लस क्या हो गया, OH माइनस के बराबर, उदासीन हो गया। तो इसमें भी थोड़ा बहुत कर देगा, तो कितना कर देगा देखो इधर, तो +7 से पहुंच जाएगा वो Mn+4 में, कहां पे बेटा, +4 में। चेंज कितने का आया, 3 का। अच्छा, उदासीन माध्यम को ही हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम बोल देते हैं अल्प क्षारीय। क्या बोल देते हैं बेटा इसको, अल्प क्षारीय। इसी को हम बोलते हैं अल्प क्षारीय। किसको, उदासीन को अल्प क्षारीय बोलते हैं। और अगर क्षारीय माध्यम हो जाए, क्या हो जाए भैया, क्षारीय, बढ़िया क्षारीय की बात कर रहा हूं, तो ये +7 से कहां जाएगा भैया, Mn+6 में। चेंज कितने का आएगा, 1 का आएगा। रट कह सकते हो भैया इसको, जैसे जैसे यहां चेंज कितने का है, 5 का, या कितने का चेंज है, 3 का, यहां कितने का है, 1 का। तो इसको आप ना विषम संख्या के आधार पर कर सकते हो, यहाँ 5 का चेंज, यहाँ 3 का, और यहाँ पे 1 का, 5 3 1, ठीक है। तो उदासीन, अब बच्चे गलती क्या करते हैं भैया, वो समझ जाते हैं कि भाई क्षारीय का मतलब अल्प क्षारीय, गलत बात है। उदासीन को लगभग लगभग क्या बोलते हैं, अभी अल्प क्षारीय का मतलब क्या हो गया। अगर मैं सिंपल बात करूं तो pH 7 पे क्या होता है भैया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, pH 7 पे उदासीन होता है, ठीक है। अल्प क्षारीय मतलब क्या हो गया कि 7 से क्या हुआ, 7.1 हो गया, तो उसे बोलते हैं हम अल्प क्षारीय, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा भैया, ये चेंज कितना करेगा, 7 से 4, यानी लगभग लगभग उदासीन ही है वो, ठीक है। तो बोलो भाई क्लियर है, समझ में आ गया, याद कर लोगे इसको, आगे चलें। चलो भाई, उस गैस का नाम बताइए जो कि अम्लीकृत KMnO4 के विलयन को आसानी से रंगहीन कर देती है। अब देखो इसमें भैया ये रट नहीं पाओगे, समझ सकते हो उसको, बस डी एंड एफ ब्लॉक में रटना बहुत कम है, सब कुछ क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, समझना है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सा बात बताओ, KMnO4 क्या है। तो आप बोलोगे सर कि ये KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। अब ये +7 से क्या और ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। तो सर कहां आ सकता है, ये नीचे आ सकता है भैया, +4 में आ सकता है, +6 में आ सकता है, ठीक है, +3 में आ सकता है, या +2 में आ सकता है, ठीक है, ये सब कर सकता है, +2 में आ सकता है। यानी कि ये खुद को क्या करेगा भैया, रिड्यूस करेगा। तो दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। अब चेक करो यहां पे, क्या CO2 में कार्बन की पहले से ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो क्या अब इसको और ऑक्सीडाइज, देखो ये सब तो रंग वंग दे रखा है ना बेटा, इसको तुम भूल जाना, बस क्या चेक करना है, किसको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो बताओ, ये खुद +7 में तो +6 में जाएगा, यानी खुद का करेगा क्या भैया, अपचयन करेगा। क्या करेगा, खुद का अपचयन करेगा ना भैया। खुद का जब अपचयन करेगा तो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। और बताओ कार्बन पहले से यहां पे क्या है, +4 में, तो क्या इसका अब और ऑक्सीकरण होना पॉसिबल है, नहीं है। और चक्कर लेते हैं, P2O5 में क्या फास्फोरस +5 है बेटा, अब इसका ऑक्सीकरण संख्या पॉसिबल है ही नहीं बढ़ाना। NO2 में अगर मैं बात करूं तो ये बताओ यहां पे क्या है, NO2 में ये +4 है, और यहां पे SO2 की बात करूं तो ये बेटा क्या है, +4 है। सल्फर जो है ये +6 में जा सकता है, यानी इससे रिएक्शन कर जाएगा। तो क्या हो सकता है भैया, रंगहीन विलयन बन सकती है, बाकी एक भी नहीं करेंगे। तो आंसर क्या है जल्दी बताओ, SO4। बोलो क्लियर है बेटा, कुछ समझ में आ रहा है आपको। लॉजिकल चलना है, रटना नहीं है। देखो भाई आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जब SO2 को अम्लीय K2Cr2O7 के विलयन में पास किया जाता है। अब एक बात मुझे ध्यान से देख के बताओ यार, K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या बेटा, +6 है, अभी मैंने आपको सिखाया भी था। अब क्या ये इससे ऊपर जा सकता है, बोलोगे नहीं सर। तो क्या करेगा, ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये +6 से कम हो सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। तो किसको करेगा भैया, रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कम होती है। अब चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है कि SO2 को अपचयित करेगा। ये अपचयित किसी को करता ही नहीं, क्या करता भैया, उसको ऑक्सीडाइज करेगा। यानी SO2 को, अगर यहां सल्फर +4 है तो इसको ये +6 में लेके जा सकता है। ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि सल्फर +4 से क्या +2 में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि ये खुद अपनी ऑक्सीजन संख्या घटाएगा, इलेक्ट्रॉन किसी से छीनेगा, और छीनेगा तो क्या करेगा भैया, इसको बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहला आंसर क्या है बेटा, गलत है। अगला है हरा Cr2SO4 3 बनाता है। अब देखो आपको रिएक्शन याद है तो याद है, नहीं तो कोई बात नहीं। Cr2SO4 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 2Cr प्लस 3SO4 -2। बोलो बेटा यही लिखा हुआ है। अब हुआ क्या, हुआ क्या, जब तुमने इसको SO2 से पास कराया तो क्या हुआ, SO2 में अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो बोलोगे सर +4। तो क्या हमने बताया था इसको बढ़ा सकता है, तो अब इसको जो Cr+6 है वो क्या करेगा, बढ़ा के सल्फर को +6 में लेकर के जाएगा, तो ये बन जाएगा SO4-2। चेक करो SO4-2 में क्या सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है बेटा, आंसर आ गया है, सवाल खत्म हो गया है। बोलो क्लियर है। बाकी नीला पीला हरा आप याद नहीं कर पाओगे, किसी को याद नहीं जल्दी होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल चलना है, ऐसे रट नहीं सकते इसको हम, ठीक है। हमें इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। करते क्या है ये, ऑक्सीडेशन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, समझ में आ रहा है बेटा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब जलीय केमनोफोर की अभिक्रिया अम्लीय परिस्थिति में H2O से करवाने पर क्या होता है, तो ध्यान से देखो बेटा, फिर वही क्वेश्चन है यार, केमनोफोर क्या करता है बताओ, यहां पे ध्यान से देख के बताओ मुझे, KMnO4 में क्या ये +7 है, बोलोगे यस सर। H2O2 में ऑक्सीजन क्या है बेटा बताओ, क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, तो क्या ये -1 यहां और -1 यहां है। अब बताओ, अब बताओ ध्यान से सोच के, ये खुद को क्या करेगा बेटा, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो क्या करेगा, क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो बोलो क्या है, O2 को हमें, अगर O- को हमें क्या करना है बेटा, ऑक्सीडाइज, तो बोलो क्या कर सकते हैं हम, क्या हम इसको 0 में लेके जा सकते हैं। बोलो क्लियर है भाई, ये -1 से 0 में तो क्या हो गया बताओ, इसका ऑक्सीकरण हो गया कि नहीं हो गया। आप बोलोगे यस सर। रिएक्शन रट रही नहीं भाई साहब, लॉजिकल चलना है। बोलो क्या हो जाएगा। अच्छा, अम्लीय माध्यम में मैं आपको सिखाया हूं, क्या सिखाया हूं, कि अम्लीय माध्यम में Mn+7 से कहां जाता है, अम्लीय माध्यम में Mn+7 से जाता है कहां पे बताओ, +2 में। तो आ गया आंसर भैया, +2 में जाएगा और क्या बनाएगा, O2, खत्म। 4 में जाएगा नहीं, 4 में जाएगा नहीं। बोलो क्लियर है, तो ये आपका आंसर था। इसको क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडाइज। अब 0 से कम भी पॉसिबल है क्या, अब 0 तो मतलब क्या हो गया भैया, न्यूट्रल हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। आगे चलें भाई, आगे चलते हैं। गैडोलियम 4f श्रेणी संबंधित है, इसकी परमाणु संख्या 64 है। निम्नलिखित में से गैडोलियम का कौन सा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बेटा याद रखना, ये याद रखना, यहाँ पे लेंथेनाइड के लिए याद रखना। तुम एक बहुत ही बढ़िया बात बताने जा रहा हूं आपको, लेंथेनाइड, ठीक है, लेंथेनाइड के लिए आप ये बात याद रखना क्या, कि बेटा जो देखो इधर होता है लेंथेनाइड, ये सब होते हैं, सुन लो भाई, GD, ये कौन सा एलिमेंट है बताओ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां है, सातवां है कि नहीं है, बोलो यस सर। TB, ER, TM, YB, ये सातवां, ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, और यहाँ पे DI भी आएगा बेटा, ठीक है, DY आएगा। ये कौन सा, देखो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, और ये 14वां है। सुन लो भाई क्या बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एलिमेंट, सातवां एलिमेंट, और 14वां एलिमेंट, बेटा याद रखना। इनके लिए कौन कौन सा, पहला, सातवां और 14वां, इनके लिए बेटा याद रखना कि D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, D1 विन्यास होता है। D1 विन्यास का मतलब कि D में क्या आएगा बेटा, 1, D में क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, बताओ ध्यान से सुनो इधर, क्या तुम्हें इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है, बताओ क्या था, कुछ याद आ रहा है।
कुछ याद आ रहा है बेटा? सुन लो तो ध्यान से। ये 2 था, 10 था, 18 था, 36 था, 54 था, और क्या था बेटा? 86 था। क्या था ये? 86 था। ठीक है, तो 54 तक यहां भर दिया हमने। अच्छा 54वां बताओ ये किस किस आवर्त में आता है? ये पहले आवर्त का है, दूसरे आवर्त का है, तीसरे आवर्त का है, चौथे का है, पांचवें का है, और ये छठवें का है। तो देखो लेंथेनाइट, जो लेंथेनाइट है वो कहां आते हैं? छठवें आवर्त में आते हैं। तो अब क्या करोगे तुम? जिनॉन तक भर दिया तुमने, 54 भर दिया। देखो मान लो हमें किसका करना है? गैडोलोनियम का। तुमने क्या कर दिया भैया? जिनॉन 54 तक हमने भर दिया, 54 तक भर गया। अब 54 से आगे चलना है, तो ध्यान से देख के बताओ, क्या हम पांचवें आवर्त तक भर चुके हैं? अब शुरुआत कहां से करेंगे? 6s से करेंगे बेटा, और खत्म कहां करेंगे बताओ? 6p पे। बट p तक जा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि f ब्लॉक का है, तो कोई बात नहीं। और फिर क्या भरेंगे हम बताओ भैया? 5d भरेंगे, और क्या भरेंगे? 4f भरेंगे। ये मैं क्या सिखा गया आपको? भरने का तरीका बता दिया मैंने आपको। कैसे भैया? जिनॉन तक हो गया यहां तक, ये किस आवर्त का है? 5 तक, 5 पूरा खत्म हो गया। अब छठवें शुरू करेंगे, तो 6s पहले आएगा, फिर 4f आएगा, फिर 5d, फिर क्या आएगा? 6p आएगा। इसको मिटा दो यहां पे, यहां पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, एस में बताओ कितना हो जाएगा? यहां पे 2। एस में कितना हो गया? 2। अब देखो डी में कितना हो जाएगा यहां पे भैया? 7। और सॉरी एफ में 7, डी में कितना हो जाएगा यहां पे? 1। ये बात याद रखना, डी 7 होता है, डी 1 होता है, एफ कितना होता है? 7 होता है। याद कर लोगे बेटा? अच्छा मान लो इसके लिए पूछते तो क्या करते हैं हम? यहां पे करते भैया F14 और D1 करते। यहां क्या करते हैं बताओ भैया? हम यहां पे करते F1 D1, F1 और D1। किसके लिए? सीरियम के लिए। ठीक है, सीरियम के लिए याद रहेगा। तो कौन सा सही है बताओ? कौन सा सही है? 4F7, 5D1 और 6S2। 6S2, 4F7, 5D1 और 6S1। बेटा एक काम करो, अच्छा यहां पे गैडोलिनियम 6S1, अच्छा हाँ यही तो गया इधर, तो इसको 1 कर लेंगे। चेक कर लेना एक बार, ठीक है? तो सही कौन सा है बताओ? यहाँ पे सही कौन सा है बेटा? ये वाला सही है। कुल मिला के आप D1 याद कर लेना बस, ठीक है? D1 आएगा, क्या आएगा बेटा? D1 क्या आएगा यहाँ पे? D1 आएगा यहाँ पे, ठीक है? बाकी आप इसका निकाल भी सकते हो, क्या परमाणु क्रमांक कैसे निकालोगे भाई? जिनॉन 54 हो गया। अब देखो जिनॉन के बाद कहां हो गया? इधर 55, तो क्या आ जाएगा आपका? क्षारीय धातु। 56 क्या हो जाएगा? क्षारीय मृदा। उसके बाद 57 क्या है? लेंथेनम। 58 क्या है? सीरियम। 58 है ना बेटा? 58, ये क्या हो जाएगा? 59। ये 60 कर सकते हो ना? ये 61, 62, 63, 64, अरे कर सकते हो। ये 58 से 71 क्या है? अभी सिखाया था मैंने यार। तो देखो आप 54 यहां भर चुके हो, अब बचा कितना? 54 का कितना कितना बचा बताओ मुझे? 54 भर चुके हो, कितना? 10 बचा है। तो 10 बचा तो कितना? 7, 8, 7 1 8 और 2 कितना? 10। तो ये शायद ऑप्शन ही गलत है बेटा, ठीक है? चेक कर लेना यहाँ पे। ये ऑप्शन क्या है बेटा? यहाँ पे गलत लिख दिया शायद भैया ने। 6S2 आएगा, ठीक है बेटा? क्या आएगा? 6S2 आएगा, ठीक है? क्योंकि ये 64 होता है ना, 64। तो ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मतलब मान लो भूल गए तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है भाई? आगे चलें। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, 2 बार पूछ चुका है, 15 में और 17 में। तो यहाँ शायद ऑप्शन में कोई गलती हो गई थी, तो हमने उसको सही कर दिया, ठीक है? वो बताओ भाई, आगे चलें। D1 आएगा, याद रखना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, लेंथेनाइट संकुचन के कारण निम्न में से कौन से तत्वों के युग्मों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान हैं? अरे यार कितनी बार करा चुका हूं, बताओ। जर्कोनियम एंड हाफनियम, खत्म हो गया यार। लेंथेनाइट संकुचन का कारण क्या है भैया? अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। लेंथेनाइट संकुचन का कारण कई लोग कहते हैं कि F का कम परिरक्षण प्रभाव। कम नहीं, नगण्य बोलना है। क्या बोलना है? नगण्य बोलना है। जैसे कई लोग इसका आंसर ही लगा के आ जाएंगे, क्या वाला? आवरण प्रभाव में कमी। ये नहीं भैया, नगण्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नगण्य। समझ में आ रहा है? कमी उमी नहीं, नेग्लेजिबल मानते। क्या मानते हैं? नेग्लेजिबल। याद रखना बेटा, ठीक है? आगे चलते हैं। एट्रियम, लेंथेनम, यूफोरियम और ये सब बताओ भैया क्या है? बहुत सिंपल बता चुका हूं मैं आपको, बहुत ध्यान सुनो यार। एक बात बताओ मुझे, जब तुम सीरियम से लेकर के एल्यू तक जाओगे तो क्या हर एक स्टेप पे बेटा परमाणु क्रमांक बढ़ेगा? बोलो जेड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। इसका 58 था, इसका कितना है भैया? 71।
बढ़ रहा है बेटा एक एक। अच्छा बताओ मुझे जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। अच्छा सिग्मा कहां से आएगा यहाँ पे लास्ट वाले में, 4f इलेक्ट्रॉन से। क्यों भैया, क्योंकि लेंथेनाइड में क्या भरते हैं हम बताओ, 4f इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यही भरते हैं ना 4f इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, सिग्मा भी बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा लेकिन निग्लिजिबल बढ़ेगा, और जेड बढ़ेगा कितने से भैया, 1 से। तो जेड अगर बढ़ेगा, जेड अगर बढ़ेगा 1 से, जेड अगर बढ़ेगा 1 से, क्योंकि परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये कितने से बढ़ेगा, मान लो 0.5 से बढ़ रहा है, 0.15 से बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, ज्यादा ये बढ़ेगा जेड, तो ज्यादा जेड इफेक्टिव क्या बढ़ेगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या अट्रैक्शन बढ़ेगा बेटा, आकर्षण बढ़ जाएगा। और अगर आकर्षण बढ़ जाएगा, अगर आकर्षण बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ ध्यान से, तो इनके साइज घटते चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा साइज ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेंथेनम भी होता है बेटा, ठीक है, इसलिए लेंथेनाइड इसको बोलते हैं, इसका होता है 57, ठीक है। तो बताओ सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, तो आप बोलोगे सर लेंथेनम का। इसके बाद इसका एक ही ऑप्शन है, खत्म हो गया क्वेश्चन। यानी ग्राफ कैसे बनेगा, देखो तो ध्यान से, ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, Ce+3 इधर Lu+3, साइज इनका लगातार घटता चला जाएगा। इधर क्या है भैया साइज, इधर क्या है आपका परमाणु क्रमांक, इधर क्या है आपका परमाणु क्रमांक। कुछ समझ में आ रहा है बेटा, आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। इस बार उसने ये पूछा है, उस बार उल्टा करके पूछ सकता है वो कि घटता क्रम बताओ भैया, क्या बढ़ाओ, घटता क्रम बताओ, बता दोगे, आगे चलें, चलते हैं भाई साहब। ये क्वेश्चन है, ये डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट के यूजेस हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा बेटा, ध्यान से करके बताओ क्या इसका आंसर आएगा। और आपने इसको पढ़ा भी होगा, कहां कहां, अलग चैप्टर में। V2O5 का काम बताओ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा भैया, SO2 अगर डाल दो, V2O5 कौन सा प्रोसेस था बताओ, संपर्क विधि से। क्या बनाया था मैंने, H2SO4, याद आया कुछ, कौन सी विधि भैया, संपर्क, कौन सा विधि, संपर्क विधि, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर संपर्क विधि से हम बना रहे हैं तो किसका यूज करते हैं बताओ, V2O5 का, याद आ गया। तो क्या करेंगे, इसका H2SO4 के निर्माण में SO2 का ऑक्सीकरण, यही तो करते हैं भैया, क्या बन जाता है ये SO3, यहाँ +4 है, यहाँ क्या हो जाता है +6 हो जाता है। अरे बोलो क्लियर है। तो पहले का क्या हो गया भैया, आंसर R हो गया। TiCl4AlCl3, इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। क्या नाम है इसका बेटा, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा उत्प्रेरक है। बताओ भाई क्या करता है ये क्या करता था बताओ, क्या ये एथीन का बहुलीकरण करता था बेटा, याद करो एथीन ये था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बनता था बताओ, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ये बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये पॉलीमर, क्या बनता था बेटा, ये पॉलीमर N, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका क्या हो गया, पहले का भैया R हो गया, दूसरे क्या हो गया बताओ, इसमें S हो गया। निकेल जटिल क्या करता है बताओ, इथाइन का क्या करता है, एथेनॉल में ऑक्सीकरण, और PdCl2 क्या करता है भैया, एल्काइन का बहुलीकरण। कुछ याद आया, निकेल जटिल, हाँ ये करता है, ठीक है। तो A का 1 का क्या हो गया, R हो गया, V2O5 फर्स्ट का R 2 में है, ठीक है। और दूसरे का क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे दूसरे का हो जाएगा यहाँ पे S, तो फर्स्ट का R दूसरे का S, तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ही सही है भाई साहब, RS मिल गया। तीसरे क्या हो जाएगा P, तीसरा मतलब PdCl तो क्या होता है, P मतलब एथाइन का इथेनॉल में ऑक्सीकरण। याद आया कुछ, चलो भाई यहां तक क्वेश्चन कर लिया हमने, बहुत बेसिक बेसिक बातें सीख ली हैं। देखो पी वाइज का क्या क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है भाई साहब, अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो सारे पी वाई के हो जाते हैं। मेरा पर्पज यहाँ पे क्या था कि मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई, बाय बाय।